मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। देश की बहस आज हम पटना से कर रहे हैं क्योंकि पटना में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो यहां के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर का। आज इसी पर देश की बहस में बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि देश की बहस में हमारे साथ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के तमाम दर्शक जुड़ते हैं और हम उनके साथ बड़े बड़े पैनलिस्टों के साथ, उनके हमारे सम्मानित दर्शकों के साथ और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ एक मंच साझा कराते हैं। यह देश की इकलौती बहस का शो है जहां पर अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उस पर तमाम लोग बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और राष्ट्र विरोधी लोगों की हम खिंचाई भी करते हैं। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, जो देश की बहस का सवाल है, जिसको पोल के आधार पर आपने डिसाइड किया है, वो ये है कि 370 के नाम पर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाते हैं कि क्या कहता है हमारे दर्शकों का मन। वो कितने प्रतिशत लोगों ने आज इस पोल पर अपनी राय दी है। 67% लोग ये कहते हैं कि 370 की आड़ में देश विरोधी काम कौन कर रहा है। ये आज की बहस का मुद्दा होना चाहिए। इसी बहस में एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ेगा, बड़े प्रवक्ता जुड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियों से प्रतिनिधि जुड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जुड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेंगे और उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि भाई जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के देश विरोधी सुर आखिरकार क्यों हो रहे हैं। क्या उनको पता चल गया है कि उनकी राजनीति का द एंड हो चुका है। इसी पर होगी आगे बहस। लेकिन सबसे पहले आज का बड़ा सवाल, महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया है। यह बात पूरा देश जानता है। तिरंगे के इसी अपमान के बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी के 3 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महबूबा मुफ्ती अपनी बात को धोने और पोंछने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम देश के खिलाफ नहीं, बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ये बात भूल गए कि उसी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर सत्ता पर बिठाया है और उनके एजेंडे में साफ साफ था कि वो 370 और 35 से हटाएंगे। अब जब हट गया है तो इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। महबूबा मुफ्ती को आज इस बात का एहसास और हुआ होगा क्योंकि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह महबूबा मुफ्ती के विरोध में प्रदर्शन हुए। पीडीपी के पार्टी ऑफिस में तिरंगा फहराया गया और फहराया भी क्यों ना जाए क्योंकि तिरंगा देश की आन बान और शान है और इसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जनता अपने ढंग से प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देगी। श्रीनगर में भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई कुपवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के आधार के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल देश की बहस में यह उठता है कि ऐसे देश विरोधी लोगों का क्या किया जाए। सबसे पहले देखते हैं यह पैकेज। कुपवाड़ा से श्रीनगर के लाल चौक तक महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयान के खिलाफ बीजेपी जम्मू कश्मीर में सड़क पर उतर आई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाई के बाद 370 की आग भड़काने की जो कोशिश की है, इससे उनके गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुपकार गैंग वालों को अगर रहना होगा तो तिरंगा झंडा उठाना पड़ेगा, नहीं तो घसीट के पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। महबूबा ने 370 को वापस लागू करने तक तिरंगा हाथ में ना लेने का भड़काऊ बयान दिया था। जब तक हमारा अपना एजेंडा, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जबकि बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए महबूबा मुफ्ती को सपने ना देखने की नसीहत दे डाली। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये बात हम लोगों ने कही थी, इसको हम लोगों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि 370 कभी वापस नहीं होगा। आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। कांग्रेस ने भले ही
महबूबा के बयान से पल्ला झाड़ दिया हो, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो नेहरू जी की कश्मीर नीति की हमेशा आलोचना होती रही है। हालांकि 15 महीने पहले 5 अगस्त 2019 में धारा 370 और 35A हटाई जा चुकी है। देश की बहस में आज चर्चा है कि कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद पर लगाम लगाने के बीच 370 की आड़ में महबूबा और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता घाटी में क्या एक बार फिर देश विरोधी काम तो नहीं कर रहे? देश विरोधी मंसूबे पालने वाले देश को नुकसान पहुंचाने का सपना देखना अब बंद कर दें, वरना याद रहे, तिरंगा देश की शान है और ये देश एक है। और देश की बहस में हमारा सवाल आज इसी से जुड़ा हुआ है। क्यों ये बातें कर रही है महबूबा मुफ्ती? क्योंकि क्या उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है? क्या अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार का राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो चुका है? ये सवाल भी हम उठाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवाल है वो ये है कि तिरंगे का अपमान करने वालों पर देशद्रोह का केस क्यों न चले? तिरंगे का अपमान किया है महबूबा मुफ्ती ने। समय समय पर महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार तिरंगे का अपमान करता रहा है। दिल्ली से भर भर के पैसे लिए हैं इन्होंने और अपने परिवार के जेबों में डाले हैं। आप हाँ या नहीं में हमें जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वोटिंग के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और देश की बहस एक इकलौता शो है जिसमें लोग अपनी राय रखते हैं और बड़े बड़े राजनेताओं और पैनलिस्ट के साथ देश की बहस में डिस्कशन भी करते हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई राय है, विचार है, सुझाव है या अगर आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाइए 9711002266 पर हमें भेज दीजिए। और आइए मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में मेजर जनरल जीडी बख्शी जी जुड़ेंगे। मेरे साथ सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक रहे हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं। इसके अलावा मेरे साथ वकार भट्टी भी जुड़ेंगे। वकार भट्टी ये भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन संबित जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, वो भी शिकायत के साथ। जब देश में इतना उबाल है महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक और अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो मैं जानना चाहता हूं, अब तो केंद्र का शासन है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पे उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। क्यों ना महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का केस दर्ज हो? और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत की आन बान शान तिरंगे का अपमान किया है। बीजेपी इस पर क्यों कोताही बरस रही है? नहीं, आपका वाजिब प्रश्न है। ये केवल आप ही नहीं पूछ रहे हैं, देश भर में ये लोग पूछ रहे हैं। और आपको पता भी होगा दीपक जी कि आदरणीय मनोज सिन्हा जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया है थोड़ी देर पहले कि महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक फरमान के रूप में लेना चाहिए और यथाशीघ्र ही महबूबा जी के खिलाफ, जो थोड़े दिन पहले ही रिलीज़ हुई और रिलीज़ होने के बाद तुरंत ही उन्होंने देश के विरोध में कहा कि वो झंडा नहीं उठाएंगी देश का और देश के झंडे से उनको इतनी एलर्जी है, तो ये सेडिशियस एक्ट है, ये देशद्रोह का विषय है और देशद्रोही जो है उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इन बातों पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। कानून का मुआयना करने के बाद कि मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि उपराज्यपाल जी ने ऐसा कह दिया है। नहीं तो उपराज्यपाल जी ने कहा है, ये तो न्यूज में ऑलरेडी चल रहा है। उपराज्यपाल जी ने इस विषय को लेकर आग्रह भी किया है कि सेडिशन का केस चलना चाहिए मुफ्ती जी पर। ये तो न्यूज़ पोर्टल से ही हमें मालूम पड़ा है, हर जगह न्यूज़ पोर्टल पे ये चल रहा है कि उपराज्यपाल जी ने महबूबा मुफ्ती जी पर देशद्रोह का केस चले, इसको लेकर एक परिपत्र जारी किया है। ये तो मैं मीडिया के माध्यम से ही जान रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से ये परिपत्र जारी हुआ है। और इन साथ देखिए, किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले वहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था होती है उसका मुआयना करना, ताकि हाथ से कोई विषय बाहर ना चला जाए, इन सब विषयों को ध्यान में रखने के बाद जो कदम उठाना है उचित समय पर उठाया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है, इतने महीनों तक हमने डिटेन करके, चाहे फारूक जी हो चाहे महबूबा जी हो, इनको रखा था। आवश्यकता पड़ने पर अगर ये घाटी के शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे तो दोबारा इनको नजरबंद करके रखना, ये अगर घाटी के इंटरेस्ट में है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए और किया जाएगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला, अब भी आप खड़े होंगे उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि 370 लागू करने के लिए चीन के पास जाएं, पाकिस्तान के पास जाएं। क्या तहसीन पूनावाला शेख अब्दुल्ला परिवार का समर्थन कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का समर्थन कर रहे हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न था आपका दीपक भाई। और संबित भाई की बात मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इसलिए आ रही थी कि कुछ हफ्तों पहले जब बिहार के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसी दिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार के चुनाव डिक्लेयर हो गए, मैंने ट्वीट किया था कि अब महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, उनके पिताजी के साथ कश्मीर का झंडा सामने था, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे। उस वक्त 370 को बैक बर्नर में डालने का फैसला नरेंद्र मोदी का था। मैं भूतकाल में नहीं जाना चाहता था, पास में नहीं जाना चाहता, लेकिन महबूबा मुफ्ती को रिलीज करने का जो निर्णय था बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, 1 साल के मामला था हिबस कॉर्पस में, रिलीज अचानक से कर दिया। क्यों? क्योंकि बिहार का चुनाव था, डाइवर्ट करना था। अब संबित भाई कहते हैं मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा, वो कहा, ये आग्रह किया है। अरे आपके हाथ के नीचे पुलिस है, वो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस सीधा अमित शाह सर को रिपोर्ट करती है। आप उठाइए, जिस तरह आपने 4 अगस्त की रात को उठाया था, डालिए जेल के अंदर। आप नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि बिहार का चुनाव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कश्मीर 370 पे लड़ा जाए। मैं एक बात अपनी बात समाप्त करता हूं इस चीज से दीपक भाई। इस देश में अगर इस देश का कोई नुकसान कर रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार को भी पीछे रख रही है और कश्मीर को भी पीछे रख रही है। इनका कोई स्टैंड नहीं है। बस सबसे बड़े देशद्रोही अगर कोई है, महबूबा मुफ्ती से भी बड़े देशद्रोही है, तो भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह की राजनीति कर रही है। एक सेकंड आपको तहसीन पूनावाला, आप भूल जाते हैं इस बात को कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35A को 1 साल पहले हटाया था। आप भूल जाते हैं इस बात को। लेकिन संबित पात्रा जी, क्या बिहार के चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए आपने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज किया है? यह आरोप है तहसीन पूनावाला का। आप चाहते हैं कि ये बातें आए चुनाव के अंदर और लोग पोलराइज हो, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। मतलब ठीक बात है, अगर ये चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी को बंद ही रखना चाहिए था, उनको जेल ही होना चाहिए था, तब तो ये कभी छूट ही नहीं पाती। ये लोग उल्टे रो रहे थे। महबूबा जी की फूफी सोनिया गांधी जी रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि ओहो बंद कर दिया, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, डेमोक्रेसी का अब क्या होगा, इनको छोड़ देना चाहिए, डिसेंट करना, जो डिसेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको बंद करके जेल में डाल रहे हैं। फूफी जी खुद बोल रही थी। अब छोड़ा तो मुश्किल है, मतलब अभी मई में बंगाल का चुनाव है तो बंगाल के चुनाव के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव में भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर हिमाचल का चुनाव आ जाएगा, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को अनंत काल तक जेल की काल कोठरी में, उनके जीवन के अंत तक वहीं बंद रखना चाहिए। यही वो कह रहे हैं ना, क्योंकि हिंदुस्तान में हर दूसरे दिन तो कोई चुनाव तो होता ही रहता है। दूसरा विषय है, चलिए महबूबा जी को हमने यूज कर लिया अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन जी से, ये पी चिदम्बरम को हमने कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे लिए थे पी चिदम्बरम जी ने ट्वीट करने के लिए कि आर्टिकल 370 हम सत्ता में आएंगे तो फिर से रीइंस्टेट कर देंगे? ये भी तो हम बिहार में बता रहे हैं। बिहार में जाके हम ये आर्टिकल 370 का विषय पी चिदम्बरम जी ने जो 16 अक्टूबर को ट्वीट किया था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पुनः आर्टिकल 370 लगा देगी, ये भी तो हम बिहार में बता रहे हैं। तो कितना पैसा लिया है पी चिदम्बरम ने ये ट्वीट करने के लिए? आप बताएं जरा, पूछे जरा इनसे। मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, तहसीन पूनावाला, कितना पैसा लिया है पी चिदम्बरम ने? ये मैं नहीं, संबित पात्रा जी पूछ रहे हैं। और मुझे ये भी बताइए, कांग्रेस सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल क्यों करे जा रही है? अगर उसको पता है कि महबूबा मुफ्ती का मसला डेलिकेट है, तो आपके लोग 370 के समर्थन में क्यों बयान दे रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि 370 को फिर से लागू किया जाना चाहिए? और तहसीन, आपको लगता है क्या कि इस देश में, कश्मीर में अब 370 और 35A क्या कभी वापस आ पाएगा? और साथ ही साथ मैं अपने पैनल को कहूंगा, दर्शक को जोड़िए। तहसीन के जवाब के बाद हम दर्शक गौरव जी के पास चलेंगे। दीपक भाई, चिदम्बरम जी या तहसीन पूनावाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख में कह रहे कि 371 लागू हो और उसके तहत ऑटोनॉमी मिले और सिर्फ वहीं के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार। तो 35A तो वहीं की जमीन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी टीवी पे एक कहती है, उनके लोग वहां पर दूसरी बात करते हैं। और ये मैं न्यूज नेशन की वेबसाइट पे पढ़ा, उनके MP का इंटरव्यू, 371 लागू हो, सिर्फ उन्हीं को अधिकार हो जमीन खरीदने का।
प्लीज दीपक भाई, आप भी जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही पॉलिसी है, हम वो सब चीज करें जहां गवर्नेंस की बात ना हो, जब -30% में जीडीपी चला जाए उसकी बात ना हो। दूसरी बात, और मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, संबित भाई आप कहते हो महबूबा मुफ्ती को क्यों छोड़ा, मैं आपसे पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों कहा तुषार मेहता साहब ने कि वो तो गिरफ्तार है ही नहीं, वो तो अंडर अरेस्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में झूठ आप कहते हो और आप दोष हमें देते हो, ये कौन सी आपकी राजनीति है सर? मैं एक बात कहना चाहता हूं तहसीम भाई, आपने कहा 371 ले आए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि 370 और 35A का मसला देश का मसला है तहसीम भाई, और देश के मसले पर अगर इस तरह की कोई हरकत भारतीय जनता पार्टी भी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी देश की जनता जवाब दे देगी। ये मत समझिए कि वन साइडेड मैच है, देश की जनता हर चीज को बहुत अच्छी तरह देखती है, समझती है और व्यवहार करती है। सीधे गौरव गुप्ता जी के पास चलता हूं, जम्मू में मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। गौरव गुप्ता जी, क्या कहेंगे महबूबा मुफ्ती के बयान पर, और क्या आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए? और मैं ब्रेकिंग न्यूज अपने पैनल को बोलूंगा, मनोज सिन्हा जी ने लिख दिया है कि इसको देखा जाए कि क्या उनके खिलाफ सेडिशन का केस बनता है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। गौरव जी बताइए क्या कहेंगे आप? जय हिंद दीपक जी, मैं आप सबसे अपना शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियां जो महबूबा मुफ्ती को आज मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं। ये पंक्तियां हैं, तिरंगे की शान नहीं कम हम उन्हें होने देंगे, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान नहीं हम होने देंगे, तुम कर लो लाख कोशिश महबूबा, भारत को बांटने की तरकीब तुम्हारी कामयाब नहीं हम होने देंगे। आज ये वही महबूबा मुफ्ती है जो एक भारत के तिरंगे के नीचे खड़े होकर एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ लेती है। और आज देखिए व्हाट द लेवल, जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ हिप्रोक्रेसी। आज इसको कंधे को और कंधे के ऊपर आज दूसरी बार दोहराया है। एक बार जुलाई 2017 में भी इन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि अगर आपने 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ की तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आज देखिए जस्ट लुक एट हर, आज इसका एक जो एक हिप्रोक्रेसी का लेवल है वो देखिए। आज जब ये वहां पे छूटी है 14 महीने के बाद, मुझे लगता है आज भी अपना ये संतुलन जो है ये पुरानी यादों में ही घूम रही है। आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है और आज महबूबा जैसी यहाँ पर जो है यहाँ पर नेता जो एंटी नेशनलिस्ट है, हम कदर नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम वैसे भी राष्ट्र ध्वज के ठीक है गौरव, बहुत ही ठीक ढंग से आपने अपनी बात कही है। और मैं माजिद हैदरी और वासिम भट्टी को बताना चाहता हूं कि गौरव की आवाज देश की आवाज है तो आप लोग भी समझ जाइए। और तहसीम पूनावाला, गौरव की आवाज को आपने भी सुन लिया है, आप भी समझ जाइए कि कश्मीर के साथ अब कोई भी खिलवाड़ की कोशिश कोई भी करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना हो, देश की जनता जवाब देगी उनको। संबित पात्रा जी क्या कहेंगे? तहसीम पूनावाला कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग 371 लगाने की बात कह रहे हैं। उसके बाद मैं वसीम भट्टी भाई के पास आऊंगा। देखिए दीपक भाई, कोई उल जुलूल बात करने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं हैं, बहुत स्पष्ट विषय है यहाँ पर। आप याद करिए चंद दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा गया। फारूक अब्दुल्ला बाहर आते हैं और एक पब्लिक बयान देते हैं कि आर्टिकल 370 चीन के हेल्प से हम चाइना से हेल्प लेंगे और आर्टिकल 370 फिर से देश में स्थापित करेंगे। महबूबा मुफ्ती आती है बाहर, वो कहती है कि मैं तो तिरंगे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी और लोगों को भड़काना चालू कर देती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा करके महबूबा जी की ऑफिस में जाके तिरंगा लगाया है पूरे जम्मू कश्मीर में। देखिए आज कोई ऑर्डिनरी डे नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए आज एक स्पेशल डे है। आज जम्मू कश्मीर का विलय दिवस है, अर्थात आज से 73 इयर्स पहले 1947 में राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। आज से सभी तिरंगे के नीचे आ गए थे और पहली बार मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को कि आज पहली बार स्टेट हॉलिडे हुआ है। इससे पहले विलय दिवस का कभी भी स्टेट हॉलिडे नहीं होता था, पहली बार हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा था शुरू से, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और जो हमने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे और पूर्ण बहुमत में आएंगे, अनुच्छेद 370 को हटाएंगे, वो काम हमने करके दिखाया है। बाकी देखिए जो लोग देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग देशद्रोही बातें कर रहे हैं, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम यथाशीघ्र करेंगे। वसीम भट्टी जी, आपको नहीं लगता है महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद कम से कम वसीम भट्टी को लाल चौक पर तिरंगा लेकर निकल जाना चाहिए इस देश के सम्मान? दीपक भाई, वकार भट्टी मेरा नाम है। भट्टी साहब, एक क्यों यार वकार।
ठीक है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब जरूर बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। कुछ दिन पहले समीत पात्रा साहब से मैंने एक सवाल किया था कि जिस दिन फारूक अब्दुल्ला ने ये बोला था कि चाइना अब 370 वापस हमें दिलाएगा, हमें चाइना ही 370 को वापस दिला सकता है जम्मू कश्मीर में। सर ज्ञान मत दीजिए, बताइए तिरंगा लेकर लाल चौक पर निकलेंगे या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर संबित जी से जो पूछना हो पूछिए, आपकी स्वतंत्रता है वो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लाल चौक पर भट्टी साहब तिरंगा लेकर निकलेंगे कि नहीं? सर आप सुनेंगे तो तब ना, पूरी बात सुने ना, सबको टाइम दिया, मुझे भी दीजिए। अब आप बीच में आ जाएंगे, मैं क्या बोलूंगा? रही तिरंगे की बात सर वो सवाल का जवाब देते हैं ना, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए, संबित जी से सवाल पूछिए, किसी ने रोका थोड़ी ना है। डिबेट के भी कुछ रूल होते हैं ना, आप सवाल के जवाब में डाइवर्ट करना चाहेंगे बातों को। क्या दिक्कत है आपको बोलने की लाल चौक पर भट्टी तिरंगा लेकर निकलेगा? बोलिए। सुनिए ना सर, पहली बार पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर में ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में जबरदस्ती तिरंगा लोगों से उठा रही है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 370 से बाद आप उठाएंगे कि नहीं भट्टी साहब, ये बता दीजिए, या तिरंगा उठाने से पेट में दर्द होता है, लूज मोशन लग जाते हैं? बताइए। हमारी स्टेट का अपना तिरंगा दीजिए ना पहले, महबूबा को जेल में डालिए, मुझे कोई फिक्र नहीं है उसकी, न फारूक की है, बट हमारी। अरे आप उस तिरंगे का कितना अपमान करते हैं। आप जम्मू कश्मीर के तिरंगे के झंडे को छोड़कर पाकिस्तान का झंडा लहराते थे जम्मू में, श्रीनगर के अंदर जुम्मे के दिन अयूब पंडित नाम के आदमी को मारते थे। क्या ये सच नहीं है? बताइए। ग्रीन झंडा मजहबी झंडा है, ग्रीन झंडा सच नहीं है क्या? बताइए। आप जम्मू कश्मीर का झंडा उठाते थे कि पाकिस्तान का? जवाब दीजिए। वो मजहबी झंडा है, जैसे भगवा झंडा आपका मजहबी है, ऐसे ग्रीन झंडा भी हमारा मजहबी है। वो जरूरी नहीं हो पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान मजहब के नाम पर आप बांटने वाले श्रीनगर और कश्मीर को, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकालने वाले, जम्मू में पवा पीने वाले रात को सुबह तिरंगा यात्रा कभी बलात्कारियों को बचाने के लिए निकालते हैं। बोलिए कि मैं तिरंगा उठा के चलूंगा, वरना भट्टी साहब आप भी जाएंगे श्रीनगर से। जम्मू में 20 लोग हैं, मैं जम्मू में सर जम्मू डिवीजन में रहता हूँ, पीर पंजाब सिस्टम लाए हूँ आपके साथ। खाली जम्मू में 10 पवा पीने वाले रात को सुबह तिरंगा। बख्शी साहब, इनको तिरंगा से पेट में दर्द क्या है, मैं आज का आपसे समझना चाहता हूँ। मैंने इनसे सवाल पूछा, भट्टी साहब अब 370 हट गया है, 35 से हट गया है, क्या तिरंगा लेकर लाल चौक पर निकलेंगे? इन्होंने सब कुछ बोल दिया। और क्या ये सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के झंडे का जितना अपमान कश्मीर के लोगों ने किया है उतना किसी ने नहीं? क्योंकि जुम्मे के दिन वहां पाकिस्तान के झंडे नजर आते थे, जम्मू कश्मीर के नहीं। बख्शी साहब, फिर सुशील पंडित जी। देखिए साहब, इनको जरा 1 मिनट चुप कराइए, इनको 1 मिनट चुप कराइए। ये लगातार बोले जा रहे हैं, कहने को कुछ है नहीं, लगातार चैं कर रहे हैं। देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप देखिए साहब, ये बकवास कर रहे हैं, प्लीज इनको चुप कराइए। बकवास कर रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं, डिबेट नहीं होने दे रहे, चिल्ला रहे हैं। भट्टी साहब, आपको शांत होना होगा, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। जनरल बख्शी को सुनिए, उनका अपमान मैं नहीं सहन करूंगा। जनरल बख्शी आप प्लीज बोलिए, बुजुर्ग आ रहे हैं, सम्मान करना चाहिए आपको। महबूबा के घर में प्लीज फीडर डाउन करिए, तब मैं बोलूंगा। मैं यहाँ चिल्लाने नहीं आया, ना इनकी चिल्लाहट सुनने आया। देखिए साहब, मैं बताना ये भट्टी साहब का ऑडियो नहीं, भट्टी साहब आप रूल्स को नहीं मान रहे। जनरल बख्शी आएंगे अब। देखिए, 2 खानदानों ने जम्मू कश्मीर के भारत में दिल्ली की सरकारों को अच्छी तरह से करोड़ों रुपए से लूटा है। उन्होंने पैसे खाए, कश्मीर के लोगों के नाम पे अपने अधिकार नहीं लिया, चोरी कर गए, खा गए सारा पैसा जो सेंटर ने करोड़ों रुपए दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जाने नहीं दिया, अपने होटल बनवाए, अपनी ऐश महल बनवाए, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट किया, हुर्रियत के एजेंडे को इन्होंने सपोर्ट किया। नाटक करते थे भारत को सेंट्रिस्ट पार्टी होने का, नेशनलिस्ट पार्टी होने का। आस्तीन के सांप थी। और जब से इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला गया, जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति रही। और जिस दिन से ये निकाले गए हैं, मुझे समझ नहीं आया कि इनको निकालने की जरूरत क्या थी।
ये सलाखों के पीछे सड़ने लायक ही हैं, क्योंकि ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश का जो झंडे का अपमान करता है उसकी सही जगह सलाखों के पीछे है। और जैसे ही इनको निकाला है, ये बदमाशी और जो है देश की बरखिलाफी इन लोगों ने वहां पे शुरू कर दी है। ये जो बिके हुए लोग हैं पाकिस्तान के एजेंट, ये फिर से इनके पर निकल आ रहे हैं। जब तक हमने इनको वो डंडा लगाया जो जरूरी था, पूर्ण शांति थी कश्मीर के अंदर, पूरी शांति थी कश्मीर के अंदर। और आज देखिए, मेरे फादर साहब कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे, मैं जम्मू की पैदाइश हूं। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। ये स्टेटमेंट है कि 1947 की, ये रेडर्स हमारी औरतों की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे गांव जला रहे हैं, शहर जला रहे हैं, इन्होंने हमारी मस्जिदों को जो है वेश्या घरों में तब्दील कर दिया है और हमारी औरतों की इज्जत मस्जिदों में लूट रहे हैं। ये किसने कहा मालूम? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। अरे कुछ शर्म आई होती, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते, इसके पहले कि आप उस पाकिस्तान का सपोर्ट करते जिसने ये हाल, ये हश्र किया था आपका, आपकी औरतों का। और ये महबूबा मुफ्ती भूल गई है क्या? ये भूल गई है कि क्या हुआ था 47-48 में, किस तरह बारामूला जलाया गया था, किस तरह बारामूला में 770 की हर बेचारी औरत का बलात्कार किया गया था। ये लिबरेशन थी तुम्हारी? ये आपको आजादी दिलाने का तरीका है? आपको मुबारक हो ऐसा वाहियात तरीका। आप इसके लायक अपने आप को साबित कर रहे हैं गद्दारियां करके। जो आपसे अच्छाई करता है, जो आपकी बढ़ोतरी की कोशिश करता है, जो आपकी जो है प्रोग्रेस की कोशिश करता है, आप उसका हाथ काटते, खाते हमारा। और ठीक है बख्शी जी, यही से इसी सवाल को आगे ले जाता हूं। पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे। माजिद हैदरी, आप जम्मू कश्मीर के झंडे की बात करते हैं, पर क्या सच नहीं है जम्मू कश्मीर के झंडे का सबसे ज्यादा अपमान माजिद हैदरी, भट्टी जैसे लोगों ने किया है? पाकिस्तान का झंडा, आईसिस का झंडा बार बार लहरा के। सीधा जवाब दीजिएगा माजिद हैदरी, भटकिएगा इधर उधर नहीं। देखें दीपक भाई, तिरंगे के प्रति जो प्रेम है, आस्था है, सम्मान है, वो हर भारतीय के दिल में रहती है। उसके लिए दिखावा करना जरूरी नहीं, क्योंकि तिरंगे की आड़ में पंगा करना, दंगा करना और बिहार का धंधा करना ये गलत है। अगर मुगैम्बो झंडा गाड़े ना, तिरंगा गाड़े, तो इससे मिस्टर इंडिया खुश नहीं होगा। ये जो संबित पात्रा जी कर रहे हैं ना, मुझे फिर बकवास करने लग गए। माजिद हैदरी, पाकिस्तान का झंडा घाटी में उठाकर क्या आपने जम्मू कश्मीर के झंडे का अपमान नहीं किया? सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। मैं आपकी बकवास सुनने यहाँ नहीं बैठा हूँ, नहीं देश के लोग। महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछिए, मेरे से आप तिरंगे का सम्मान। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का झंडा जुम्मे पर कौन उठाता था? जवाब दीजिए। पाकिस्तान का झंडा जम्मू कश्मीर के झंडे को छोड़कर कौन उठाता था? माजिद हैदरी जवाब दीजिए। आईसिस का झंडा क्यों लहराता था श्रीनगर की सड़कों पे? जवाब दीजिए। अरे आईसिस का झंडा गया भाड़ में। मेरे देश के झंडे को बेतरीके से यूज क्यों किया जा रहा है? क्यों भाजपा मेरे देश के झंडे को बेच रही है बिहार के? माजिद हैदरी जी, आपसे बड़ा, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपसे बड़ा दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो खाते इस देश की है, गाते कहीं और की है। गुलाब जामुन खिला रहे हैं। कहां चले गए ये संबित पात्रा? आज माइक पॉम्पियो, जिसके वहां के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भारत गंदा मुल्क है, भारतीय गंदे हैं, आज माइक पॉम्पियो को संबित पात्रा जी दिल्ली में गुलाब जामुन और कहां आ गए कश्मीर से? आपके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान का झंडा क्यों उठाते थे? सुशील पंडित जी, फिर संबित पात्रा के पास जाऊंगा। सुशील पंडित जी बताइए, जम्मू कश्मीर के झंडे का अपमान करने वाले ये भट्टी और माजिद हैदरी, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला नहीं है, जो आईसिस का झंडा उठाते थे, पाकिस्तान का झंडा उतारते थे श्रीनगर में जुम्मे के दिन। अरे एजेंडा तो इनका चल रहा है फिरंगियों के साथ। दीपक जी,
बोलते रहिए माजिद हैदरी, कुछ भी बकवास करिए, कोई नहीं सुनेगा आपकी। सुशील पंडित। दीपक जी, एक झंडा क्या होता है ये उस सैनिक से पूछिए जिसके लिए वो जान दे देता है, जिसके लिए वो अपना खून बहाता है, जिसके लिए वो -40 डिग्री में बैठकर अपने घर बार से दूर सर्दी में जम जाता है लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं करता है। उससे पूछिए कि एक झंडा क्या होता है। इसीलिए जब वो उस झंडे के लिए जान देता है तो वो झंडा उस पर डाला जाता है, उस पर लपेटा जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसके बलिदान की। आप ऐसे लोगों से मत पूछा कीजिए कि आप झंडा उठाएंगे कि नहीं, क्योंकि उससे मेरे झंडे की बेकदरी होती है। जिनके दिल में झंडे के प्रति श्रद्धा ना हो, हमारे ध्वज के प्रति श्रद्धा ना हो, उसका सम्मान ना हो, उनके हाथ में वो झंडा जाना नहीं चाहिए, उनकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए उस झंडे पर। बर्फी खिला रहे हैं वो, ऐसे लोग हैं। इसलिए हमें अपने तिरंगे को न सिर्फ ऐसे लोगों से बचाना है, इनके हाथ में कभी नहीं आने देना है। हमारे झंडे का सम्मान, हमारे झंडे का सम्मान वो जानता है जो इस झंडे के लिए जीता और मरता है। इनको कभी ये झंडा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ये इस लायक नहीं है। झंडे को छू पाना कमाना पड़ता है मेहनत से। की बात आप करेंगे? झंडे के लिए पसीना और खून बहाना पड़ता है, तब जाके आप झंडा हाथ में ले पाते हैं। ये लोग झंडे लायक हैं। मैं सीधे संबित पात्रा जी के झंडे पास का जाऊंगा, डंडा पड़ना एक चाहिए, सवाल लेकर, तब सीखेंगे ये लोग। आपके पास आ रहा हूं। माजिद हैदरी, कभी सीधे जवाब देना सीख जाओ, कभी सीधे जवाब देना सीख जाओ और कभी सच बोलना शुरू कर दो। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते। आपका चरित्र जो है वो डबल स्टैंडर्ड वाला है, दोगला है। आप क्या समझो किसी का झंडा जो अपने जम्मू कश्मीर के झंडे का अपमान करता हो। संबित पात्रा जी बताइए, क्यों लहराए जाते थे श्रीनगर में आईसिस और पाकिस्तान के झंडे, क्यों नहीं लहराया जाता था जम्मू कश्मीर का झंडा? की बात कीजिए संबित पात्रा जी, वो फिरंगी क्या कर रहा है मेरे देश में आज? ये जरा शांत हो जाए तो मैं जवाब दूं, क्योंकि मैं 9 बजे तक आपके यहाँ था। अब मुझे दूसरे चैनल में जाना है। मैं आपसे मैं ये उत्तर देके आपसे इजाजत लूंगा। जरा आप इनकी आवाज को शांत रखिए। देखिए, यहाँ बर्फी, रसगुल्ले, माइक पॉम्पियो, हर विषय पे चर्चा हो गई, हर विषय पे चर्चा हो गई, मगर जो विषय था उस विषय पे चर्चा नहीं हुई। देखिए दीपक जी, कोई आज की ये चर्चा नहीं है। ये चर्चा हम बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं और ये माजिद हैदरी जैसे लोग और ये जो यहाँ भट्टी जी जैसे लोग, ये खाते यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का, ये हर कोई जानता है। ये कोई डिबेट का विषय भी नहीं है। देखिए, मैं तो धन्यवाद करता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, आप याद रखिए, ये संघर्ष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वहां से वो बलिदान की कहानी शुरू हुई थी और अंततोगत्वा हमने आर्टिकल 370 हटाने का काम किया है। और ये जो रेमिनेंट्स हैं, थोड़े बहुत ये जो रेमिनेंट्स हैं, महबूबा मुफ्ती, ये जो फारूक अब्दुल्ला और ये जो 2 टीवी पे बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग हैं, ये धीरे धीरे समय के साथ काल के गर्त में चले जाएंगे, क्योंकि इनका कोई पब्लिक रेलिवेंस नहीं है। ये जो गुपकार, गुप्तचर, ये सब जो बातें कर रहे हैं, ये कोई रेलिवेंस नहीं है इनका। ये अपने रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए जानबूझकर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि इनके ऊपर डिबेट हो, डिस्कशन हो और कम से कम ये टीवी में इनका चेहरा दिखे। वरना लोगों ने इनको, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने और देश के लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और तो और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी जो है, वो भी इस प्रकार की बातों का समर्थन करती है। और पी चिदम्बरम भी कहते हैं कि हम भी गुपकार कमीशन जो है और गुपकार पार्टी जो है उसके साथ हम भी पार्टी हैं, हम भी चाहते हैं कि आर्टिकल 370 फिर से वापस आ जाए। जब देश के अंदर ही ऐसे गद्दार बैठे हैं, देश के बाहर गद्दारों की क्या आवश्यकता है? मैं तो जाते जाते सिर्फ निवेदन करूंगा कि डिबेट के कोर्स में आप जरा ये माजिद हैदरी से कहिए, ये कह दे कि भारत मेरा महान है और पाकिस्तान खराब है। ये बोल नहीं पाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इतना ये बोल नहीं पाएंगे। आप मेरे जाने के बाद एक बार इनसे जरूर पूछ लीजिएगा, इन दोनों से, भट्टी जी से और हैदरी जी से, ये बोल दें कि भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर है। इनसे बोला नहीं जाएगा। और आप मुझे अब अनुमति दीजिए, मैं दूसरे चैनल के डिबेट में आपकी अनुमति से जाना चाहूंगा। ठीक है, सीधे माजिद हैदरी के पास। माजिद हैदरी बोलिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बोलिए माजिद हैदरी। क्या है?
बोलिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बदतमीजी का लहजा सुनो। देखिए, अगर आपको उस पर शक है तो मैं क्या करूं? अगर आपको उस पर शक है मैं क्या करूं? 70 नहीं, मैं तो कहता हूँ आप दोहरा दीजिए ना, हम तो ये मानते हैं, हम तो ये भी बोलते हैं, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। बोलिए ना, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, दोहरा दीजिए, दोहरा दीजिए माजिद हैदरी, दोहरा दीजिए। ऐसा शक क्या? 70 वर्षों से आप शक के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। शक है आपको, भाई तुम भारतीय हो, भाई तुम कश्मीरी हो, तुम कौन हो? शक आपके दिमाग में है, आप ये ब्रांड निकाल दीजिए दिमाग से। आपको नहीं, ये बता दीजिए आपकी क्या पहचान है, आपकी क्या पहचान है? पहचान है वो पूरा देश जानता है। मेरी पहचान है कि अभी भी झूल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच, पाकिस्तान की चाइना की, चाइना की पाकिस्तान, पाकिस्तान की चाइना की, चाइना की पाकिस्तान, इसी के बीच झूल रहे हैं ना आप। जाने जाते। देखें, जनरल बख्शी जवाब दीजिए, क्यों नहीं कहते ये कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? क्यों कहने से हिचकते हैं? सुशील पंडित जी ने खीर लेके। देखिए, हमने और हमारे सिपाहियों ने इस देश की सुरक्षा के लिए कि जम्मू कश्मीर भारत का तहसीम आपके पास और पंडित जी के पास आ रहा हूं। 10,000 हमारे शहीद अफसर जैसी और जवान तिरंगे में लिपट के आए हैं। उस तिरंगे का इज्जत से नाम लो। तुम जो है यहाँ दोगलापन दिखा रहे हो ये बोल के कि तिरंगा मेरे दिल में है, लेकिन मैं उसे उठा नहीं सकता। भाजपा से सवाल कीजिए, भाजपा से सवाल कीजिए। मेरा तिरंगा अपमानित किया भाजपा ने, वो तिरंगी माइक पॉम्पियो बुला के जिसने भारत को अपमानित किया, भारतीयों को गंदा कहा। माजिद हैदरी प्लीज ऐसा मत करिए, और माजिद हैदरी को ऑडियो नहीं जाएगा, सबके बीच में मत बोलिए, सिर्फ जनरल बख्शी प्लीज। इसको पूछिए, बाबर कादरी को किसने मारा? बाबर कादरी को किसने मारा? इसका साथी बाबर कादरी, उसको किसने मारा? ये बेचारे पाकिस्तान की पैरवी करने वाले पाकिस्तान के हाथों ही मरते हैं, उनके भेजे हुए भाड़ुओं के पिट्ठुओं के हाथ ही मरते हैं। अभी तो जाग जाओ, अभी तो अकल आ जानी चाहिए। अभी भी उस ख्वाब में घूम रहे हो कि पाकिस्तान तुम्हें गवर्नर बनाएगा। बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये जो है पाकिस्तान, ये वो मुल्क है जो चीन का साथ दे रहा है, चीन की मदद कर रहा है शिंजियांग में मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड करने की। वहां पे मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं, अजान नहीं दे सकते, मुसलमानों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, मुसलमान औरतों के बुर्के उतारे जा रहे हैं। 6 लाख उइघुर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल के टॉर्चर किया जा रहा है, और तुमको तकलीफ है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। दाढ़ियां तो मुसलमानों की भारतवर्ष में भी काटी जा रही हैं। खुदा का गोश्त खाने पर भी पड़ता है, गोश्त खाने के लिए परमिशन लाना पड़ता है पहले। किसकी पैरवी कर रहे हो? किसकी गुलामी और खुशामदी कर रहे हो? आप लोग अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जो तेरे दोस्त के साथ हुआ था, जानता हूं, बाबर कादरी के साथ। बाबर कादरी शहीद हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस की गलती से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी जान नहीं बचाई। छोड़ दीजिए माजिद हैदरी, अनावश्यक तौर पर पाकिस्तान के वकील मत बनिए आप, पाकिस्तान के वकील मत बनिए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लद्दाख से, जिसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूं, और इसके बाद बहस को आगे बढ़ाऊंगा, तहसीम को लाऊंगा और सुशील भाई को लाऊंगा। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख के अंदर हुए चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है। लद्दाख का जो ऑटोनमस काउंसिल है, ऑटोनमस हिल काउंसिल, उसके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई हैं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। तहसीम पूनावाला खुश हो रहे हैं, निराश? 9 सीटें तो मिली कांग्रेस को लद्दाख में। नहीं, लद्दाख में बीजेपी को सीट मिलनी थी, क्योंकि जमयांग जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां से, उन्होंने सारा चुनाव इस पर लड़ा कि वो मोदी जी को बोलकर ये ऑटोनॉमी वहां पर लाएगी, बैकडोर से लाएगी। तो वो तो 370 को निकाला, उसी पर उन्होंने चुनाव लड़ा जिसपे मैं बात कर रहा था। तो बीजेपी की दांत दिखाने की कुछ और है, खाने की कुछ और। लेकिन मैं कुछ मुद्दे की बात करना चाहता हूँ, दंगे पर डिस्कशन। देखिए, मैं कश्मीर में 2012 में आखिरी बार गया था, और उस वक्त मेरे एक बहुत अजीज दोस्त उस वक्त की सबसे बड़ी जो बॉलीवुड हिट फिल्म है उसकी शूटिंग कर रहे थे।
तो हम लोग सब ललित होटल में रुके हुए थे। ललित होटल का मालिक अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का दोस्त है, दिल्ली में रहने वाला, उसका कश्मीर में होटल था। कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल था, हम लोग मार्केट में जाते थे, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, हम लोग अक्सर जाते थे, कैफे थे, सब कुछ था। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर की हालत इतनी खराब हो गई है, ये प्रश्न उठाना है। प्रश्न ये भी उठता है कि आज जब ये संबित भाई चले गए, कहते हैं कि देखो महबूबा जी को हमने छोड़ दिया, अब हम क्या कार्रवाई करें, फारूक जी पर हम क्या कार्रवाई करें। मैं इनसे पूछना चाहता था भारतीय जनता पार्टी से कि जब कोर्ट ने उनको आदेश नहीं दिया छोड़ने का, तब आपने क्यों छोड़ा? मैं दोबारा से वो चार्ज कह रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का मुद्दा इनको डाइवर्ट करना है, ये पोलराइज कर रहे हैं। वरना जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है वो कह दे कि जम्मू में बीजेपी ने डिमांड नहीं किया है कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकते, यानी कि दीपक चौरसिया। वैसे तहसीन भाई आपने अपनी बात खत्म की, सूट बूट की सरकार असली में आप चलाते हैं। तहसीन पूनावाला ललित होटल में रुकते हैं, 7 स्टार होटल में, बॉलीवुड सितारों के साथ डिनर और लंच करते हैं। उससे आम कश्मीरी की भावना नहीं समझी जा सकती। तहसीन पूनावाला, जो आदमी अनंतनाग के छोटे से गांव में रहता है, उसको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ललित होटल के कॉफी शॉप में, माफ कीजिएगा, नहीं समझा जाता। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे? आप मेरे को उसका मौका देंगे जवाब देने को? नहीं, सुशील पंडित जी आऊंगा आपके पास। सुशील भाई बहुत देर से नहीं बोले। दीपक जी ये अपने खामो ख्याल में रहते हैं। कश्मीर की हालत कैसे खराब हुई से पूछना, जिनकी पार्टी 2015 से लेकर 2018 तक कश्मीर में शासन करती रही, पूरी खुली छूट थी। आज जिस डेमोक्रेसी और जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात कर रही हैं, ये कानून लाने वाले शेख अब्दुल्ला थे। अपने राज में इन्होंने उसी कानून के अंदर लोगों को नजरबंद किया, हजारों लोग नजरबंद किए। आज वो कानून इनके ऊपर लगता है तो इनको लगता है लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कश्मीर को बर्बाद करने का पूरा काम अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने 70 साल में किया। क्या ये कश्मीर की पूरी समस्या सन 2014 के बाद आई है? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? 2010 में क्या हुआ था? 2008 में क्या हुआ था? 1990 में क्या हुआ था जब हम लोग वहां रहते थे? हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा, लुट पिट कर निकलना पड़ा। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं कि कश्मीर के अंदर 2014 के बाद ही सारी बर्बादी आई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में हमारे संविधान को, हमारे तिरंगे को 370 हटने के बाद चुनौती नहीं मिली। जब 370 था तब महबूबा चुनौती देती थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देती थी कि इसे छुआ भी तो पूरे का पूरा जिस्म खाक हो जाएगा, आग लग जाएगी। यह विश्वास था उनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। ऐसा शासन चलाया कि उन्होंने अपने खाली किए गए चुनाव क्षेत्र अनंतनाग में उपचुनाव नहीं करा सकी अपने भाई के लिए। पहली बार दीपक भाई कश्मीर में हुआ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट पर 3 फेज में पोलिंग हुई है। देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक लोकसभा सीट में 3 फेज में पोलिंग हो। यह उस राज्य में उन्होंने किया जहां 2014 में 75% पोलिंग हुई थी लोकसभा में और 80% पोलिंग हुई थी विधानसभा में। इनके शासनकाल में कर दिया इन लोगों ने। फिर ये पूछते हैं कि हमको 370 क्यों नहीं देते हैं, हमारा अपना आईन वापस क्यों नहीं लाते हैं। जब आपके पास ये आईन था, जब 370 था, तब आपने कश्मीर का ये हाल कर दिया। बुरहान वानी के घर जाते थे मुआवजा लेकर, उस बुरहान वानी के घर जाते थे जो इनके पीडीपी के सरपंच मारता था। फिर कहते हैं हमने अपने कार्यकर्ता मरवा दिए, उन्होंने शहादत दी। आप अपने कार्यकर्ताओं को भाड़ में झोंके जाने वाले ईंधन से ज्यादा नहीं समझते उनको। ठीक है, इसी का जवाब भट्टी जी से लेते हैं अपनी पॉलिटिक्स का। दीपक भाई मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। तहसीन में 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। भट्टी साहब बहुत देर से नहीं बोले। भट्टी साहब मेरा आपसे फिर सवाल है, बताइए लाल चौक पर तिरंगा लेकर कब जाएंगे? जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे हाँ या ना में, आपकी दूसरी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। बताइए लाल चौक पर तिरंगा लेकर कब जाएंगे भट्टी साहब? सर मैं तो बिल्कुल भी तिरंगे को नहीं उठाऊंगा जब तक मसले कश्मीर के ऊपर डिस्कस नहीं हो। कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। वकार अजभट्टी को पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। वकार अजभट्टी का
मानना यह है जब तक जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर बात नहीं होगी, उस पार कश्मीर और इस पार कश्मीर के ऊपर डिस्कस नहीं होगी, दोनों कश्मीर की आवाम को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक काम करिए, विदेश जाते हैं भट्टी साहब, विदेश जाते हैं भट्टी साहब, भट्टी साहब विदेश जाते हैं क्या, बताइए। मैं कभी नहीं जाता विदेश। भट्टी साहब की आवाज नहीं आ रही है मुझे। भट्टी साहब विदेश जाते हैं, सबसे पहले भारत का पासपोर्ट सरेंडर करिए भट्टी साहब, कोई आर्गुमेंट नहीं, सबसे पहले भारत का पासपोर्ट सरेंडर करिए, सबसे पहले भारत का पासपोर्ट सरेंडर करिए। संजू वर्मा जी, सबसे पहले शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट क्यों नहीं सरेंडर होता? इदरिस लोन भी जुड़ गए मेरे साथ। आपसे बहस नहीं, ऐसे लोगों से बहस नहीं जो देश के खिलाफ बातें करते हैं। सीधे मैं संजू वर्मा के बाद चलूंगा और इसके बाद एक दर्शक को जोड़ूंगा। दीपक जी, दीपक जी बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बोलिए आप। कुछ चीजें, कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती। जी धन्यवाद। मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। मैं आपके बाकी पैनलिस्ट की बातें सुन रही थी कुछ समय से। मैं एक चीज ये कहना चाहती हूं कि जो लोग कहते हैं कि क्या महबूबा मुफ्ती को और जो अब्दुल्ला परिवार है उनको वापस नजरबंद किया जाएगा या नहीं, ये लोग सेडिशियस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 120B के तहत आईपीसी के महबूबा मुफ्ती के अगेंस्ट सेडिशन के चार्जेस लगाकर इनको वापस नजरबंद, तो क्या इनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है? तो मैं ये कहना चाहती हूं, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी ने ये नोटिस के द्वारा ऐलान कर दिया है कि महबूबा के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए। और मैं और एक चीज कह दूं कि बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर नेता जो हैं अश्विनी कुमार चुंगरू, उन्होंने यहां तक कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये बात बताई है और हम प्रिविलेज मोशन के द्वारा ये चाहते हैं कि जो पीडीपी एक राजनीतिक दल के तौर पे उसको डी रिकॉग्नाइज, यानी उसकी मान्यता को रद्द कर दी जाए। तो ये कहना कि बीजेपी खाली हाथ पर हाथ रख के रखे, चुप्पी साधे बैठी है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। हमको जो करना है हम उपयुक्त समय पर जरूर करेंगे। लोग तो ये भी कहते थे आर्टिकल 300 रेवोकेट, संजू आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सपना बंसल मेरे साथ सीधे जुड़ गई है गाजियाबाद से। डॉक्टर बंसल क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको नहीं लगता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग रहते भारत में और गाते पाकिस्तान की, ऐसा क्या इनके साथ क्या करना चाहिए? दीपक जी, इन लोगों के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे ज्यादा शर्म की बात है, खाते हमारी हैं, देश का हमारा लेते हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? ये दोगली राजनीति की रोटियां सेकते रहते हैं। आज तक जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ, महिलाओं के साथ में क्या क्या नहीं हुआ ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनके साथ उत्पीड़न करने के लिए इन्होंने इतने 70 सालों का समय लगा दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। यदि हिंदुस्तान का झंडा नहीं ले सकते तो आज ये किस हैसियत से इस चैनल पे आए हैं? इन्हें सबसे पहले इस चीज में अपनी नागरिकता छोड़नी चाहिए। इन्हें वो जगह अपना जगह छोड़ देनी चाहिए। इन्होंने किस हैसियत से ये लोग यहाँ आए हैं? और सबसे पहली बात मैं इनसे पूछना चाहूंगी, यदि इन्हें पाकिस्तान का इतना ही गुरूर है और चाइना के साथ रहना चाहते हैं तो वहीं जाकर रहे ना ये लोग। ये क्यों देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं? मेरे सैनिक, हमारे देश के सैनिक जो तिरंगे का मान करते हैं, ये लोग उसका मान नहीं कर सकते। इनको कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की नागरिकता लेने का। इनको कोई हक नहीं बनता कि हमारे ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सपना आपने। और इसी सवाल को मैं लेकर जाऊंगा भट्टी साहब के पास और इसी सवाल को लेकर जाऊंगा लोन साहब के पास। ब्रेक का वक्त है मेरे लिए, लेकिन लोन साहब जवाब तैयार रखिएगा। भट्टी साहब जवाब तैयार रखिएगा। बिरयानी रात की याद आ रही होगी, बिरयानी, गोश्त या फिर कुछ भी बनाया हो आपने घर के अंदर। सर हिंदुस्तान का खाना है वो, खाने को याद करके कहिए, खाने की कसम खाइए कि हाँ आप इस देश के लिए हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। भट्टी साहब हंसिए मत, सीरियस बात कह रहा हूं। अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमको भट्टी साहब और लोन साहब की जरूरत नहीं है। अगर वो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का ऐसे बयानों पर समर्थन करते हैं तो। एक ब्रेक।
तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला परिवार की, जो बार बार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। हमने आपसे सवाल भी पूछा है कि क्या इन देश विरोधी बयानों के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, सुशील पंडित जी मेरे साथ हैं, इरफान हफीज लोन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं, उनसे ही बहस की शुरुआत करूंगा। वकार एच भट्टी मेरे साथ है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक है, संजू वर्मा जी और नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो भारतीय जनता पार्टी की। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो जुड़े हैं मेरे अपने शहर इंदौर से, अंकित शुक्ला इंदौर से। अंकित, क्या कहना चाहेंगे आप महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पे? क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार अब 370 को वापस ला सकती है, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी और सरकार हो, या बीजेपी भी चाहे कोशिश कर ले? नमस्कार दीपक जी। दीपक जी, जो भी हमारी सरकार के जो भी लोग हैं या जो भी विपक्ष के लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और उसे एक मजहबी रूप दे रहे हैं, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि तिरंगे में सिर्फ एक कलर नहीं है, तिरंगे का नाम ही तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग मौजूद हैं और उससे किसी भी मजहब के एक रंगा का कोई भी वास्ता नहीं है। और दूसरी चीज, जो तिरंगे की सम्मान नहीं कर सकता हमारे देश में रहकर और जो कश्मीर में तिरंगे को नहीं फहराना चाहता, वो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम कश्मीर का भला तो नहीं ही चाहता है। वो चाहे पाकिस्तान का चाहता हो, चाहे हिंदुस्तान का चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन कश्मीर का भला नहीं चाहता है, क्योंकि जो कश्मीर का भला बिल्कुल सही अंकित, और यहीं से बहस को आगे लेके जाऊंगा। सीधे चलता हूं लोन साहब के पास, अंकित को बनाए रखिए। अंकित, आपके ही सवाल का जवाब लेता हूं लोन साहब से। लोन साहब, जो तिरंगे का अपमान करता है, हमारे दर्शक का कहना है कि वो कश्मीर का भला नहीं चाहता है। लोन साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोगों की भावना है कि मेरी जान झंडा, मेरी शान झंडा, आन बान शान सब कुछ झंडा है। हम सारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के जो निवासी है, इस भावना की कदर करते हैं, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं है। ये हिंदुस्तान की लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर का झंडा था, हिंदुस्तान अभी पैदा भी नहीं हुआ था जब जम्मू कश्मीर के पास ये झंडा था, और आप एक आनन फानन डाका डाल के हमसे ये झंडा छीनते हैं। मैं आपसे दीपक चौरसिया, लोन साहब, मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के झंडे का अपमान हमने किया या आपने किया? क्यों लहराए जाते थे पाकिस्तान के झंडे श्रीनगर में जुम्मे के दिन? क्यों लहराए जाते थे ISIS के झंडे जुम्मे के दिन? क्या किसी ने जम्मू कश्मीर का झंडा लहराया? क्या किसी ने मजहबी नारे लगाते हुए जम्मू कश्मीर का झंडा लहराया? सबने पाकिस्तान का लहराया, सबने आईसिस का लहराया। जवाब दीजिए इस बात का, लहराया कि नहीं लहराया? देखिए वो मैंने पहले भी बोला, हमारा झंडा जो था, हिंदुस्तान अभी आजाद भी नहीं हुआ था जब ये झंडा हमें अपना था। सर छोड़िए सर, आपकी जो औकात है ना, आप पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए, जम्मू कश्मीर का पासपोर्ट लेकर चलिए, क्योंकि आपका झंडा पहले आ गया था, आपका झंडा पहले आ गया था, इसलिए आप जम्मू कश्मीर का पासपोर्ट लेकर चलिए, सरेंडर कर दीजिए इंडिया का पासपोर्ट। जा रहे हैं आप उठ के, आपको बुरा लग रहा है? किस बात का बुरा लग रहा है? आप खाते इंडिया की और खाते पाकिस्तान की हैं। उठ के चले गए, जाइए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी बात को लेकर मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलना चाहूंगा। पंडित जी बताइए, क्यों मिर्ची लग गई लोन साहब को? दिखाइए खाली कुर्सी इनको समझ आ गया कि इन्होंने आपको कुछ गलत कहा है। हाँ, इन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता से पहले कश्मीर का झंडा जो था वो यही था। ये गलत बोल रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले जो रियासत का झंडा था वो महाराजा हरि सिंह का झंडा था। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी सवाल को लेकर मैं बख्शी जी के पास चलता हूं।
बख्शी जी, लोन साहब को क्या बुरा लग गया? वो तो कह रहे जम्मू कश्मीर का झंडा भारत की आजादी से पुराना है। मैंने बोला उसी झंडे के नाम पर पासपोर्ट बनवा लीजिए। बुरा क्या लग गया उनको? अरे साहब, एक तो वो फरेब और झूठ बोल रहे थे, उनका झूठ पकड़ा गया। पकड़ा ये गया कि आजादी के पहले वो कह रहे थे यही झंडा था। प्लीज झूठ मत बोलिए, इनको झूठ और फरेब की आदत है, इसलिए ये उठ के चले गए, क्योंकि उनका साफा जो झूठ था, सरासर झूठ था, वो आपने चैनल पे पकड़ लिया और सबके सामने उजागर हुआ है। झूठ बोल रहे हैं लोग साहब। ये लाल झंडा कभी कश्मीर का झंडा नहीं था, आजादी के पहले तो कभी नहीं था। आजादी के पहले महाराजा हरि सिंह का परचम, डोगरा राज का परचम बड़ी शान से जम्मू कश्मीर लद्दाख सब जगह पर फहराता था। ठीक है साहब। और ये जो है, ये चाटुकारों ने, ये जो इन्होंने साजिशें करी, उनको हटवाया, उनको देश निकाला दिया, और जो हाल कश्मीर का किया, वहां के लोगों का किया, वो तो हम ही जानते हैं साहब। मैं जम्मू की पैदाइश हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इन दो खानदानों ने, अब्दुल्ला खानदान और जो कि मुफ्ती खानदान, ऐसा लूटा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऐसा बेवकूफ बनाया दिल्ली की सरकारों को, उनको आश्वासन दिलाया कि साहब हम तो नेशनलिस्ट पार्टी है, और जितना पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए, जिहाद को फैसिलिटेट करने के लिए, खासकर महबूबा मुफ्ती ने जो किया, शायद ही किसी ने इतिहास में आगे पीछे किया हो। जैसे ही मुफ्ती सरकार बर्खास्त हुई और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जहां की ये हकदार थे कई दशकों पहले, तब से कश्मीर में शांति है, जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति है। और जब से इनको निकाला गया है, ये अपने सर आपने मुझे पता है करगिल वॉर लड़ी है, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं नवाज शरीफ का, और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर एक फेल्ड स्टेट के पीछे, और अब चाइना के पीछे, उस चाइना के पीछे जो मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देता, भट्टी साहब उस चाइना का पासपोर्ट लेना चाहते हैं। सुनिए नवाज शरीफ ने अपने ही सेनापति परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या कहा है। उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने करगिल का कांड किया है, सुनिए। और उस फेल्ड स्टेट के पीछे कश्मीर के लोग पागल हैं, उसके पीछे पीछे अब चाइना तक जा रहे हैं। भट्टी साहब, चाइना आपको मुबारक हो। सुनिए नवाज शरीफ ने क्या कहा है। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया, कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं लेकिन असला तो भिजवाएं। भट्टी साहब आप जवाब दीजिए, वो देश जो अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दे, वो देश जो अपने सैनिकों को खाना न दे, वो देश जब सैनिक उनके मर जाए उनकी लाश उठाने को ना आए, वो देश जो अब 3 टुकड़ों पर बंटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, वो देश जिस मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी जो चीन की गोद में जाके बैठा है, जहां चीन में आपका नाम वकार है ना, वकार भट्टी, रखने नहीं देंगे, चीन जाएंगे तो ये नाम वकार, उस्मान, मोहम्मद कुछ नहीं चलता, नमाज भी नहीं पढ़ने देते, कंसंट्रेशन कैंप में रखते हैं। तो बताइए पाकिस्तान जाएंगे जो चाइना की कॉलोनी है या चीन जाएंगे? सर पहली बात तो जब जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित साहब हो, संबित पात्रा हो, जब वो बोलते हैं आप उनको पूरा टाइम देते हो, और हमारे बड़े भाई इरफान हफीज लोन साहब है, आपने बोलने नहीं दिया, वो चले गए। अब मुझे बोलने दीजिए, सवालों के जवाब चाइना, सुनिए एक मिनट, सुनिए ना सर, सुनिए सर,
मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे सुनिए ना, आप मुझे किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ना चाइना जाने की जरूरत है, ना मुझे पाकिस्तान जाने की जरूरत है। मैं अपने बाप दादा की जागीर में बैठा हूँ, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में हूँ, किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। ठीक है, पहली बात सुन लीजिए, हमें भेजने वाले की औकात नहीं है अभी कि हमें चाइना और कहीं पाकिस्तान भेज दे। रही डकैत नवाज शरीफ फारूक अब्दुल्ला को समझाइए ना, मुझे मत समझाइए जो चाइना से मदद मांग रहे थे। मुझे मत समझाइए, फारूक अब्दुल्ला को समझाइए जो चाइना से मदद मांग रहे थे। सुनिए डकैत नवाज शरीफ की बात बता रहे थे ना, डकैत, सुनिए मैडम जी, डकैत उस डकैत चोर नवाज शरीफ की बात कर रहे थे ना, वही नवाज शरीफ को कुछ साल पहले आप लोग आतंकियों का गुरु बोलते थे, और आज नवाज शरीफ सुनने की जरूरत है तो इमरान खान के खिलाफ है। संजू वर्मा जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे सुनिए, आप पूछो ये कद्दू बोलेंगे, कश्मीर को अपनी जिम्मेदारी नहीं है, कश्मीर के बोलेंगे। फारूक शेख अब्दुल्ला मुफ्ती, इन्होंने कश्मीर को अपने घर की जमींदारी समझ रखी थी। मैं जम्मू कश्मीर है ये मेरा। फारूक मुफ्ती शेख अब्दुल्ला, इन्होंने कश्मीर को अपने घर की जमींदारी समझ रखी थी। आप अब समझ जाइए, 73 साल के बाद आज पहली बार पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है जम्मू में। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने जाकर लाल चौक में तिरंगा लहराया है, पीडीपी के ऑफिस में तिरंगा लहराया है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक में जाकर पीडीपी के सामने, पीडीपी के ऑफिस में तिरंगा लहराया है। यदि आप तिरंगा का मान नहीं कर सकते, संजू जी, भट्टी साहब, आज के लिए वक्त इतना है, लेकिन बहस हमारी जारी रहेगी। सीधे हम चलते हैं हमारे दर्शक के पास, हमारे दर्शक से कंक्लूडिंग कमेंट लेंगे इस बहस के बारे में। और हमारे दर्शक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, क्योंकि 100% लोग ये मानते हैं, 100% ये लोग मानते हैं कि देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया से विकेश सिंह, विकेश जी बताइए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए महबूबा मुफ्ती के साथ इस बयान के बाद? तिरंगा यात्रा आपको निकालना है, तिरंगा यात्रा निकालना है तो सभी दलों को बुलाना चाहिए आपको, सभी दल वहां पे निकालते, लेकिन आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट की राजनीति करनी है। यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि इस समय माहौल खराब है, चुनाव का समय है, और इससे वहां पे दंगा भड़केगा और हमारी वोट बढ़ेगी। ऐसा अब देश की जनता समझ गई है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? तिरंगा यात्रा ना निकले, लाल चौक पे तिरंगा ना लहराए? नहीं, क्यों नहीं तिरंगा लहराए? तिरंगा हमारे देश की शान है, तिरंगा लहराना चाहिए, लेकिन तिरंगे के नाम पे ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस समय चुनाव का समय है, ये लोग सोचते हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल के, दंगा भड़का के और सर्व समाज को यहाँ पे साथ जोड़ के यहाँ दंगा फैलाया जाए। हम लोग समाजवादी हैं। चलिए ठीक है विकास जी, आपने अपनी बात कही, आपकी अपनी राय है कि तिरंगा यात्रा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, लेकिन राजनीति से इतर मुद्दे की बात मैं यहां करना चाहूंगा कि देश की बहस के 100% दर्शक मानते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो देशद्रोही बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, और ये सवाल न्यूज नेशन देश की बहस में लगातार उठाता रहेगा, उन लोगों का क्या किया जाए जो खाते यहां की हैं और गाते पाकिस्तान और चाइना की। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।